लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। देखिए, जब तक आपको किसी भी लॉ के बारे में बिल्कुल डिटेल नहीं पता होगा कि उसका क्या मतलब है, कैसे वो डिफाइन किया गया है, तब तक उसके क्वेश्चन नहीं हो सकते। तब तक जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करूं तो इसके अंदर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अगर मान लो हमारे पास में दो एलिमेंट है, मैं यहां पर दो एलिमेंट की बात करूंगा। मान ली कार्बन है मेरे पास और एक है मेरे पास में ऑक्सीजन। तो इस लॉ के अंदर यह कहा गया है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं और वो दो एलिमेंट मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट हमारे पास में दो हैं और ये एलिमेंट मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर करते हैं तो उस केस में किसी एक एलिमेंट के बराबर अमाउंट के लिए दूसरे एलिमेंट में एक सिंपल रेशो आ जाएगी। यह है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे, या चेक करिए इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर के आप मेनली दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहां पर दो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से, या देखिए, एक तो आप बनाते हैं यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाते हैं आप यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। तो अगर दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंडीशन में किसी एक एलिमेंट के इक्वल अमाउंट के लिए सेकंड एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में एक सिंपल रेशो आ जाएगी। इस बात को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे, देखिए यहां पर क्या होगा, ये देखिए 12, अगर कार्बन 12 है तो ये हमारे पास में आया 16। अगर कार्बन हमारे पास में यहां पर 12 ग्राम है तो इस केस में ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में 16 ग्राम। यहां पर अगर हम देखें तो अगर कार्बन हमारे पास में यहां पर 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना आ रहा है, O2 दे रखा है, तो इट विल बी 32 ग्राम। तो मतलब यह निकला कि कार्बन के इक्वल अमाउंट के लिए ऑक्सीजन में 16:32, ऑक्सीजन में 16:32 की रेशो आ रही है, यानी कि 1:2 की रेशो आ रही है। तो यहां पर इनके अंदर जो रेशो आ रही है दोनों कंपाउंड के अंदर में, वो आ रही है 1:2। ये ऑक्सीजन की रेशो है। तो मतलब इस नियम में यह कहा गया है कि कार्बन के इक्वल अमाउंट के लिए ऑक्सीजन में यहां पर 1:2 की रेशो आ जाएगी। अब देखिए बेटा, आप लोग ये सोच सकते हैं कि इसका क्या मतलब निकला, इससे क्या समझ में आया। एक्चुअल में इससे ये समझ में आया कि या तो ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्शन करेगा या फिर ऑक्सीजन के दो एटम रिएक्शन करेंगे, इसलिए तो यहां पर 1:2 की रेशो आ गई। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम और यहां पर ऑक्सीजन का 1.113 इस टाइप का यहां पर रिएक्शन कर ले, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो जाता तो जो ये रेशो थी, ये रेशो सिंपल नहीं आती, कुछ भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें या तो एक एटम रिएक्शन करता है, दो एटम रिएक्शन करते हैं, तो तभी तो ये यहां पर इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये निकला कि एक तरह से अगर देखा जाए तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये कहता है कि जो एटम्स हैं जब रिएक्शन होगी तो वो एटम्स डिवाइड नहीं होंगे, वो एटम्स रिएक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा एटम रिएक्शन करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये साइंटिस्ट डाल्टन ने दिया है, और याद रखिएगा कि डाल्टन ने ही एक और नियम दिया है और उन्होंने कहा है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन में है वो डिवाइड नहीं होता, एटम वहां पर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन में एटम डिवाइड नहीं होता है, दैट इज गिवन बाय डाल्टन ने ही ये दोनों बातें बताई थी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी, और इसके साथ साथ एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये भी डाल्टन ने ही बताया है।
तो मैंने आपको समझाया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल अगर हम और लें तो और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज दैट आपके पास में यहां पर है, मान लीजिए एक कंपाउंड मैंने लिया N2O, एक कंपाउंड मैंने यहां पर लिया N2O3, एक कंपाउंड मैंने यहां पर लिया दैट इज NO, एक कंपाउंड मैंने यहां पर लिया है और वो है हमारे पास में NO2, और एक कंपाउंड मैंने यहां पर लिया है वो है हमारे पास में N2O5। तो मैंने यहां पर नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड लिए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड लिए हैं, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स की मैंने यहां पर बात की है। और हम ये देखते हैं कि अगर दो एलिमेंट मिलकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उस केस में क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दैट इज गिवन बाय डाल्टन, क्या ये नियम यहां पर अप्लाई हो पा रहा है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो चेक करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो ये आएगी यहां पर हमारे पास में 28:16, यहां पर आएगी हमारे पास में 28:, यहां पर हो जाएगी 3:16। तो मैं यहां पर 3:16 ही लिख देता हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 14:16, इट विल बी 14:, ये हो जाएगी हमारे पास में 32, एंड यहां पर हो जाएगी मेरे पास में 28:5:16, ये हमारे पास है। अब देखिए मैंने यहां पर यह भी कहा है कि जब भी कभी आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई करें तो उस केस में कोई सा एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो दूसरे एलिमेंट में सिंपल रेशो आ जाएगी। तो या तो आप इसको बराबर करेंगे या इसको बराबर करेंगे और दूसरे एलिमेंट में सिंपल रेशो चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर नाइट्रोजन को ही बराबर कर लेता हूं और नाइट्रोजन को ही बराबर करके हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में क्या रेशो बनेगी। यहां पर इसको हम यहां पर लिख देते हैं 28:16 ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 28:16 रहेगा। यहाँ पर इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पर 3:6। तो इस टाइम पर जैसे N2O है हमारे पास, N2O3 है, NO है, NO2 है और N2O5 है। तो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन के परसेंटेज को और ऑक्सीजन की रेशो को यहाँ पर लिख लिया है। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आया हमारे पास में 28:3:16, यहाँ पर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 28:32। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 28:2, इसको 64 लिख लेते हैं, इट इज़ 64। और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर 28 यहाँ पर 5 हमने 16 लिख रखा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो इस टाइम पे ये बराबर आ गया है, और अगर ये बराबर आ गया है तो यहाँ पर आप इनकी रेशो को चेक कर सकते हैं। ये जो रेशो है ये रेशो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये रेशो कितनी आ रही है। तो अगर हम इस रेशो को देखें तो देखिए ये आ रही है हमारे पास 1:, यहाँ पर 3 है, मैं 16 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में 2 आ रहा है, यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 4 आ रहा है, और यहाँ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 5 आ रहा है। तो 1:3:2:5। अगर मान ली ये कंपाउंड यहाँ के बजाय यहाँ लिख दिया जाए तो इस केस में आप देखेंगे कि ये रेशो आ जाएगी हमारे पास में 1:3, 1:2:3:4:5। यानी कि ये जो रेशो है ये रेशो कब मिलेगी आपको? ये जब मिलेगी जब आपने N2O लिया हो, उसके बाद में यहाँ पर आपने NO लिया हो, आपने N2O3 लिया हो, और यहाँ पर आपने NO2 लिया हो, और उसके बाद में N2O5 लिया हो। तो उस केस में नाइट्रोजन के इक्वल अमाउंट के लिए ऑक्सीजन में 1:2:3:4:5 की रेशो आ जाएगी। तो मतलब यहाँ से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव होता है।